यही है कि जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से साइबर क्राइम शुरू हो गया है। क्राइम दो चीज़ों से होता है, पहला लालच, दूसरा डर। जब भी लोग क्राइम में फंसते हैं इन दो चीज़ों की वजह से फंसते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता साइबर क्राइम में फंसने का। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रोज़ एक नया तरीका ईजाद करते हैं। जी। वो एक तरीके पे डिपेंड नहीं रहते, उन्हें पता है कि लोगों को पता लग जाता है। जॉब ऑफर्स आते हैं कि आपके यहाँ नौकरी लग गई है, या आपको इस तरह की नौकरी मिल सकती है, या आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करना है और आपको इतने पैसे रोज़ घर बैठे मिलेंगे। तो उस लालच में लोग आते हैं। हर चीज़ अब मिलती है। डेटा माइनिंग होती है, डेटा माइनिंग में वो डेटा लेते हैं, उनका काम यही है, सुबह से लेके डेटा लेना, शाम तक डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, कौन उनका एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, उसको एनालाइज करके उसके ऊपर फोकस करना। वॉचडॉग में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं साइबर क्राइम की दुनिया के वो सत्य जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। उससे पहले आप हैरान होते हैं जब आपकी किसी मिस कॉल से, किसी मेल से और किसी बहुत अच्छे मैसेज से आपकी साथ ठगी हो जाती है। ठगी होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप लालच में आके करते हैं, कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए करते हो। वो चीज़ें ऐसी प्राइवेसी में चली जाती हैं कि आप बताने से बहुत झिझकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इसके बारे में जानते कितना हो। तो हमारी ड्यूटी है प्रोटेक्ट योर एवरी क्लिक। हम इसके साथ ही आपके साथ बैठे हैं। मेरे साथ बैठे हैं राजेश राणा जी, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं और साइबर क्राइम सेल, पुलिस और भी अदारों के साथ काम कर रहे हैं 2 दशकों से। हम उनसे जानेंगे कि साइबर क्राइम कैसे कैसे हो रहा है, कब शुरू हो रहा है और हमें किन किन चीज़ों से अवेयर होकर चलना चाहिए। इसमें एक ही चीज़ है कि आप जानते कितना हो। आपको जानना चाहिए कि आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। वो कैसे कैसे अलर्ट रहना चाहिए, आप में वक्फा ना बनते हुए हम सीधा जाएंगे राणा जी के पास। राणा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। राणा जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल तो इसमें यह है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास मोबाइल है, बिल्कुल। और मोबाइल सबसे बड़ी ये इस लूट का कारण बनता है जी। तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि जामताड़ा बहुत हुआ था। हाँ जी। तो ये किसी इलाके का नाम है, लेकिन अभी ये हर घर में घुस गया है। बिल्कुल। तो अभी भी ये बताइए कि सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, साइबर क्राइम की परिभाषित कैसे करते हैं? देखिए, जो साइबर क्राइम है वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से साइबर क्राइम शुरू हो गया। जी। और आज की डेट में हमारी सारी दुनिया जो है मोबाइल में सिमट गई है। चाहे वो कुछ भी हो, हर पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ मोबाइल है। चाहे वो कैमरा हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, हर चीज़ हम मोबाइल से करते हैं। जी। जो किसी भी तरह का क्राइम कभी भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके होता है तो उसको हम जी। साइबर क्राइम कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर के द्वारा हो, चाहे इंटरनेट के द्वारा हो, चाहे वो फ़ोन के द्वारा हो, तो उस सभी जो है साइबर क्राइम की परिभाषा में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम साइबर क्राइम कहते हैं। दर्शकों के साथ ये थोड़ा चीज़ साझा कीजिए कि ये इंडिया में कब से चलन में आया है, जब ज़्यादा हुआ? साइबर क्राइम बहुत पुराना है, नया नहीं है। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 90s में ये शुरू हो गया था। इंडिया में सबसे पहले साइबर क्राइम 90s में ही आया। अगर देखा जाए तो उस वक्त नाइजीरियन फ्रॉड था, जब लोगों के पास ये मेल्स आने लगी कि आपकी 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन की लॉटरी लगी है। जी। या लोगों को ये बताया जाने लगा कि मैं अफ्रीका से हूँ और मेरे पास इतने मिलियन डॉलर हैं जो मैं आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उस वक्त लोगों को कुछ नहीं पता था। जब एक नया कंप्यूटर आया, उस वक्त लोग हर चीज़ जो कंप्यूटर पे आती है उसे सत्य समझते थे। तो जब लोगों को मेल आने लगी तो लोग उसके झांसे में फंसने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में फंसने लगे, ये सभी लोग जो यूएस में थे, यूरोप में थे, चाइना में थे, हर जगह से लोग उनके झांसे में फंसे। नाइजीरियन फ्रॉड सबसे पुराना है। इसको नाइजीरियन फ्रॉड इसलिए कहा जाता है कि ये वहीं से शुरू हुआ, जो मेल के द्वारा था। और वो नाइजीरियन फ्रॉड आज डिफरेंट टाइप की शेप लेके काफ़ी कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है। वो आज भी है, आज भी चलता है। आज भी लोगों को मेल आती हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, इतने मिलियन डॉलर की लॉटरी है, आप इतने पैसे जमा करा दीजिए, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। या उनके पास
मेल्स या मैसेज आता है कि आपके नाम पे $10 मिलियन आया है जो एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है जी और उसकी आपने कुछ टैक्स मनी डिपॉजिट करानी है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इंसान को वो उतना लालच देते हैं कि लालच बहुत बड़ा होता है, जी लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट उतनी होती है कि वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जी जब आपको बोला जाए कि आपकी $33 मिलियन, $35 मिलियन एयरपोर्ट पे है, बस वो आपके घर आने वाला है ट्रंक जो डॉलर से भरा हुआ है, जी, और आपको सिर्फ $2000 देने हैं, तो आप सोचते नहीं हैं, आप फटाफट दे देते हैं। तो यानी लालच में आ ही जाते। देखिए, क्राइम दो चीज़ों से होता है, पहला लालच, दूसरा डर। जब भी लोग क्राइम में फंसते हैं, इन दो चीज़ों की वजह से फंसते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता साइबर क्राइम में फंसने का। तो ये वहाँ से शुरू हुआ इंडिया में, खासतौर पे ये उस वक्त आ गया था, लेकिन जब फ़ोन आया, जब रिलायंस ने फ़ोन लॉन्च किए 500 में अनलिमिटेड कॉल्स और सब, जी और वो 500 की कुछ 3 सालों की किस्तें बनी, तो लोगों ने शुरू में वो फ़ोन ले लिए। उसके बाद वो किस्तें लोगों ने पे नहीं की, तो कंपनीज ने क्या किया कि कुछ एजेंसीज हायर की पैसा रिकवर करने के लिए, डिवाइस रिकवर करने के लिए। तो उनका नाम लेके क्रिमिनल्स को एक मौका मिला जब उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए। ये फर्स्ट कदम था इंडिया में। ये पहला कदम था जो फ़ोन के द्वारा शुरू हुआ उस जी वक्त पे। आई बिलीव के 2004-6 के भी आसपास की बात है। तो लोगों को फ़ोन आने लगे कि मैं 30,000 की अदालत से बोल रहा हूँ और आपके नाम का वारंट है, आपने ये फ़ोन लिया था और इतना पैसा आपने देना है, जी और ये पैसा आप अगर नहीं देंगे तो आपके अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। तो उस वक्त लोगों ने पैसा पे करना शुरू किया, तो वहाँ से क्रिमिनल्स को हौसला मिला, तो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और फिर जैसे जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन का विस्तार होता चला गया, उसी तरीके से क्राइम का भी विस्तार होता चला गया। हमारे पास हर चीज़ आज की डेट में फ़ोन पे अवेलेबल है, चाहे वो हमारी शॉपिंग हो, बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो, एवरीथिंग। तो यहाँ पर लोग फंसते हैं और हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग इस क्राइम में फंसते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि शायद ये सच ना हो। लेकिन जो हमारा लालच होता है, हमारे उस विवेक पे, यानी कि जो हमारी सच्चाई इंटरनली हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है, तो दिल उस पे हावी हो जाता है कि नहीं भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप एक बार ट्राई कर लो यार, शायद हो जाए, शायद लॉटरी लग जाए, हाँ, यानी शायद। शॉर्टकट। शॉर्टकट, हर हाँ किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, और इतना बड़ा पैसे का लालच होता है कि लोग ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। जी। चलो ये कंप्यूटर के से शुरू हो गया, जी। मेल चली, उसके बाद सोशल मीडिया आया, हाँ मोबाइल जी, बढ़ गया। हाँ जी। तो उसके बाद मोबाइल के आने से क्या चीज़ बढ़ी, कि मोबाइल, तरीके क्या क्या बढ़े? देखिए, मोबाइल के आने से सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट हुआ वो ये था कि हर किसी के हाथ में एक मोबाइल आ गया, यानी कि एक कम्युनिकेशन पावर आ गई, यानी कि हम कभी भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं, इंटरनेट फ्री हो गया, जी लोग इस पे मूवीज़ देखते हैं, लोग इस पे कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। आज की जी डेट में रील्स का ज़माना है, तो लोगों ने रील्स बना बना के सोशल मीडिया फुल किया हुआ है। जी तो आपका जो मोबाइल है बेसिकली आपके हाथ में आया तो बहुत सारी चीज़ें लेके आया, और साथ ही ये एक ऐसा रास्ता क्रिमिनल्स के लिए लेके आया जो आप तक आसानी से पहुंचता है। यानी कि आपके पास मोबाइल है तो क्रिमिनल की पहुंच आपके तक है, और वो आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेल्स हो, या फ़ोन कॉल्स हो। तो ये उस वजह से है। चलो ये हुआ, यानी कि अभी मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, तो यानी कि वो रिस्क में भी है अगर वो अनजानी से काम करता है या लालच में काम जी करता हाँ, देखो, कोई भी एक डिवाइस या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका हमें यूज़ या मिसयूज़ ना पता हो, या हम उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करें, तो वो डेफिनेटली हमारा लॉस करती है वो चीज़ें। तो मोबाइल के साथ हर चीज़ के साथ प्रिकॉशंस आती हैं। कोई भी चीज़ जब हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, या उसके तरीके से कोई हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो वही चीज़ आपकी मोबाइल के साथ है। है। यानी ये देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और प्रशासन भी साथ में चल के चला, हमारे ब्रॉडकास्ट जो हाँ जी। मंत्रालय स्पेशल इसी के लिए है। तो ये बात ये है कि जब ये क्राइम बढ़ता रहा, यानी कि मेरा मानना है कि जब कोई इनोवेशन होता है तो सबसे पहले इसको यू क्रिमिनल करता है। जी। वो पहले तैयार होता है, जैसे चैट जीपीटी की बात चली, उससे पहले डार्क वेब पे कुछ और आ गया था। तो आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी ये बताइए दर्शकों को ये कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर हैं। मेल की तरह क्या नामिंग है, क्या होता है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, यानी कि कोई ऐप्स डाउनलोड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिस पे लूटने की संभावनाएं बढ़ रही है? देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रोज़ एक नया तरीका ईजाद करते हैं। जी वो एक तरीके पे डिपेंड नहीं रहते, उन्हें पता है कि लोगों को पता लग जाता है। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आपके पास लिंक आएंगे कि अमेज़ॉन पे अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट आज की डेट में अगर आप किसी भी शॉप पे जाएँ, शॉपिंग मॉल में जाएँ, तो हर जगह डिस्काउंट है। हम लोग भारतीय जो होते हैं थोड़ा डिस्काउंट पे जल्दी फ़िदा हो जाते हैं, तो वो डिस्काउंट के तरीके से लोगों को फंसाते हैं।
कुछ और आएगा, न्यू ईयर के पैकेजेस बेचने पे कुछ और आपको मिलेगा, या जैसे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से, अगर हम ऐप डाउनलोड करने की बात करते हैं उसमें हम बाद में बात करेंगे, तो पहले इस तरह के आपको ऑफर्स आते हैं, जॉब ऑफर्स आते हैं कि आपकी यहाँ नौकरी लग गई है, या आपको इस तरह की नौकरी मिल सकती है, या आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करना है और आपको इतने पैसे रोज घर बैठे मिलेंगे। तो उस लालच में लोग आते हैं। फिर जो जॉब कार्टल है, या जॉब नॉट जॉब कार्टल, जो जॉब फ्रॉड कार्टल है बेसिकली, तो वो क्या करता है कि लोगों को जॉब के नाम पे फंसाता है, उनसे वो गलत काम भी कराता है और उनसे कई बार उनके बैंक अकाउंट में गलत पैसा भी ट्रांसफ़र करता है। तो उस तरीके से जो जिस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है क्राइम में, वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो आज की डेट में सबसे बड़ा फ्रॉड चलता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहते हैं। जी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक इतना बड़ा फ्रॉड है जो आई बिलीव कि इस वक्त उसकी जड़ें बहुत दूर तक पहुंच चुकी हैं, उसकी रीच जो है उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, जिसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है। अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में एक केस हुआ था शायद 2 महीने पहले, जहां पर किसी ने शायद 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास कमाया था इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। तो वो आपको ल्योर करते हैं, आपको लालच देते हैं कि अगर आप इतना पैसा स्टॉक में लगाएंगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आपको इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके वो आपसे गलत तरीके से पैसा लेके फिर वहां से वो आपको ड्राइव करते हैं, अरे स्टॉक मार्केट में तो आपको यार सिर्फ 5-10% का प्रॉफिट है, लेकिन बिटकॉइन में बड़ा प्रॉफिट है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत प्रॉफिट है। हम एक करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका प्राइस आज तो 1 रुपया है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको हमेशा 100 गुना दिखना शुरू हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, वो ट्रैप में फंस के उनको पैसा देना शुरू कर देता है, और वो हर व्यक्ति को उस लेवल तक निचोड़ते हैं जहां तक उन्हें उम्मीद होती है कि इसमें आखिरी बूंद बची हुई है। हाँ, यानी कि एक बात कहें, ये थोड़े यानी कि बड़े जो मैच्योर लोगों के उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन हम नीचे आए जनरेशन पे, न्यू जनरेशन, क्योंकि अगर इलेक्शन में बात आती है कि इंडिया जवान है, क्योंकि जहाँ जवान ज़्यादा है, तो उनको और सोच के क्या चीज़ प्लान करते हैं क्रिमिनल, वो किस चीज़ में फंसते हैं, वो कैसी क्या क्या चीज़ें अभी हैं? 2-3 लेटेस्ट चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी एक क्राइम है। जी। फॉर एग्जाम्पल, तो क्रिमिनल ने इसको किस तरीके से यूज किया, उन्होंने रैंडम ईमेल भेजनी शुरू कर दी, या मैसेज भेजने शुरू कर दिए, या कॉल्स करनी शुरू कर दी, हमारे पास आपका नंबर आया है और इस नंबर से आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे थे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो लोग डर जाते हैं। मतलब अगर किसी ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो वैसे भी डर जाता है। अगर किसी ने देखा होगा तो उसे वो तो डेफिनेटली डर जाएगा कि अरे यार मैंने तो, हाँ मैंने गलती से देख लिया था, या जैसे भी है। जी। तो वो उस तरीके से उसको प्लान करते हैं। जो यंग जनरेशन है उसको देख के वो सोशल मीडिया के थ्रू प्लान करते हैं। यूजली सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैपिंग होती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी रील्स को प्रमोट करने के लिए, आपके पेज को प्रमोट करने के लिए आपको किसी भी तरह का और लालच देके आपको उसमें ट्रैप किया जाता है, इन नेम ऑफ एनीथिंग, जो भी वो पॉसिबल हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में। तो उस समय पे वो आपको ट्रैप करते हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसके लिए डिफरेंट प्लान रहता है। जो थोड़ा सा अपर जनरेशन आ जाती है, जो बिटवीन 30 to 40 हैं, ये लोग थोड़ा वरीड होते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें अपने फ्यूचर में क्या प्लान करना है, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बच्चों की एजुकेशन देखनी है, तो जितना हम कमा रहे हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है, तो अगर हमें कहीं से और थोड़ा पैसा मिले तो और बेटर हो सकता है। तो ये लोग उनको टारगेट करते हैं। हाँ, ये तो हुई जनरेशन, यंग जनरेशन। एक बच्चों को थ्रू गेम्स के, गेम करेंसी के लिए, वो कैसे होता है? वो आपको मैं एक बड़ा सीरियस एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे कि ये पबजी नाम की एक गेम थी इंडिया में, जी। जो बैन कर दी गई। पबजी के इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ यूजर थे। 8 करोड़? हाँ जी, 8 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर थे पबजी के। जी। ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूं कि उसमें से सिर्फ 50% यूजर पैसे खर्च करते थे। यानी कि कुछ पबजी के टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते थे, कंपटीशन। जी। कुछ पबजी के वेपन्स सेल होते थे। आपके खरड़ में एक केस हुआ था जहां पर एक बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट से 14 लाख रुपए के वर्चुअल वेपन परचेज कर लिए थे। तो उस तरह के जो 50% यूजर आप मान के चलिए कि 4 करोड़ यूजर्स पबजी पे पैसा खर्च करते थे। ऑन एन एवरेज अगर 4 करोड़ यूजर जो हैं एक महीने में 1,000 रुपया खर्च करेंगे, ऑन एन एवरेज, जो बहुत कम था, हालांकि इससे ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो पर मंथ 4,000 करोड़ का वो हो गया। वो पैसा कहां जा रहा है? हाँ, किसके पास जा रहा था? कौन उस पैसे को मैनेज कर रहा था इतने बड़े लेवल पे? ट्रेस नहीं होता है। नहीं, ट्रेसिंग होती है, गवर्नमेंट को पता था, इसी वजह से वो सब चीजें बैन की गई
क्योंकि एक लत लगा दी थी बच्चों को गेम खेलने की। हमारे पास काफ़ी केसेस आए पेरेंट्स के जो बच्चों को लेके आए कि इसका पबजी अकाउंट डिलीट हो गया है, ये उसको रिस्टोर करना चाहता है। मेरे पास ऐसा केस आया था जिसमें एक डॉक्टर थी जो हर रोज़ तकरीबन 3 घंटे पबजी खेलती थी और वो महीने में 30,000 रुपये खर्च करती थी। उसका अकाउंट हैक हुआ था, तो वो हमारे पास उस हैक अकाउंट को रिस्टोर कराने आई थी। हमने नहीं किया, बट उसको हमने कन्विंस किया कि इसको छोड़ दे, एक तरह से डी एडिक्शन है। तो उस तरह से वो बच्चों को ट्रैप करते हैं। बच्चों को ट्रैप करने के लिए गेमिंग है। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त। गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ वर्चुअल वेपन्स में पैसा नहीं जाता, आपका हार्डवेयर कितना बिकता है। अब मान लीजिए पबजी जिसने खेलनी होती थी वो नॉर्मल फ़ोन पे नहीं चलती थी या नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं चलती थी, तो उसको एक ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए था। आपका नॉर्मल कंप्यूटर 40, 50, 60 हज़ार में आ जाता है। जो एक अच्छा कंप्यूटर था जिसपे पबजी खेल सकते हो वो 3 लाख रुपए का है। तो उस हार्डवेयर इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था। सो अल्टीमेटली पैसा तो जा ही रहा है, और जी। पैसा भी एक आम आदमी का जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का जिसको बेचारे को उससे कोई गेन नहीं है। अच्छा राणा साहब, बच्चों की बात चली तो बच्चों में बोलते हैं कि गेम्स में कोई ऐसी करेंसी यूज की जाती है को किसी भी कंट्री में कैश कर लो, वो कौन सी करेंसी? ये बिटकॉइंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसी हम बोले जाते हैं। ये कैश नहीं होती यूजली, अच्छा। इसको कैश करना भी मुश्किल होता है। ये यूजली क्रिमिनल्स कुछ कंट्रीज में कैश करते हैं, अच्छा। या जो कंपनीज हैं जो उस चीज़ों को बिटकॉइन को लेके कुछ जगह पे कैश कर पाते हैं। आम आदमी के लिए इसको कैश करना काफ़ी मुश्किल है। ओके जी। तो आप थोड़ा सा ये इनके प्रॉपर नेम बताइए। हैकिंग में कौन कौन से कहती हैं कि मेल स्पूफिंग, ऐसा कुछ कैसे बड़े बड़े नाम हैं, क्या क्या कुछ नहीं, होता है? मेल स्पूफिंग अलग चीज है, बट उससे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया का एक और फ्रॉड बता देता हूँ जो यूजली यंग जनरेशन के साथ होता है, जी। जिसको हम रोमांस फ्रॉड बोलते हैं। रोमांस फ्रॉड? हाँ जी। जैसे हनी ट्रैप चलता है। हनी ट्रैप है, उसी तरह से रोमांस फ्रॉड है। हाँ नहीं, यानी कि उसके जैसा। उसके जैसा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जी। है। आजकल बच्चे शादियां लेट करते हैं जी। कैरियर बनाने की वजह से या कोई और रीजन की वजह से। फिर कई बार जब कुछ एज निकल जाती है तो कुछ बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं, चाहे जी। वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। तो सोशल मीडिया पे वो लोग मैच देखना शुरू कर देते हैं, या कहीं से भी उन्हें कुछ मैच मिले तो वो जी। बड़ी जल्दी उसमें फंस जाते हैं। मैं ये वर्ड यूज करूंगा, फंसना इसलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि वो सोशल मीडिया पे जो दूसरा पर्सन है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस मैं आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पर चंडीगढ़ में मेरे नोन थे। उनके घर से एक बेटी ने मेरे पास आए कि मेरी सिस्टर का जो है, कजन सिस्टर है, उन्होंने यूके में एंगेजमेंट कर ली है। जी। मैंने कहा भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। जी। तो कहते नहीं, मैं आपकी हेल्प लेने आया हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते यूके का नंबर 1 है तो वो पता करना है कि वो जेन्युइन है नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या, आप लोग नहीं मिले? कहते नहीं, हमने से किसी ने नहीं देखा। मैं क्या उसने देखा? कहती मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। अच्छा। तो मैंने कहा आप शादी के लिए रेडी कैसे हो गए? कहता हाँ। हमने उसने एंगेजमेंट भी कर ली ऑनलाइन ही? ऑनलाइन। ओके। हाँ जी। तो जब उन्होंने मुझे नंबर दिया तो उस नंबर को मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये नंबर एक्चुअली लगता लैंडलाइन है, बट इसको हम जंपिंग नंबर बोलते हैं यूके में। तो एक मोबाइल की तरह यूज होता है। जैसे यूके से वो नंबर लेके आप इंडिया में भी यूज कर सकते हो, इंडिया में बैठ के। ओके। हाँ जी। तो मैं उनके घर गया तो मैंने पहले बात की, थोड़ा उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैंने कहा अब मेरी भी एक बार बात करा दीजिए। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने मुझे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाया, तो शायद किसी ब्रिटिशर का प्रोफाइल था जो फोटो लगी हुई थी। जी। तो जब उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात कराई तो मैं समझ गया कि अफ्रीकन एक्सेंट है, बिकॉज मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं अफ्रीका वगैरह से भी। सो जब मैंने उससे बहुत डिटेल में बात की, जो उसको बोला कि मैं यूके आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो उसने बोला कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैंने भी वहाँ से न्यूयॉर्क जाना, तो फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ ट्रैक तो कैसे करना ही है। हाँ जी। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, तो उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने उस लड़की को बोला कि क्या आपने इसको कभी वीडियो कॉल पे देखा है? कहती नहीं। आपने कभी इसको किसी भी तरीके से ऑनलाइन देखा है जहां पर ये बात करता हो, कुछ करता हो? कहते नहीं। तो मैंने कभी इसको बोलिए कि आपने वीडियो कॉल करनी है। उसने दोबारा उसको ब्लॉक कर दिया। ओके। बट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। उन्होंने 2100 पाउंड उसको शगुन भेज दिया था। ओके। हाँ जी। एक सोने का कड़ा भेज दिया था। ओके। हाँ जी। और वो यूके में ही शादी करने के नाम पे उसको आई बिलीव के शायद 30 लाख रुपए के आसपास ट्रांसफर करने का प्लान बना रहे थे। ऐसे काफ़ी केसेस हैं, इंडिया में केसेस हैं। यहाँ पर अरेस्ट हुई थी दिल्ली से, उसमें एक लैपटॉप मिला था। उस लैपटॉप में उन्होंने प्रॉपर स्टेजेस बनाई हुई थी कि ये लड़के ये लड़कियां इस स्टेज पे हैं, पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज पे पैसा दे सकता है। तो वो जब बातें करते हैं तो उनको स्टेज पे स्टेज वाइज वो प्रॉपर प्लानिंग है उनके पास। नहीं वो प्लानिंग तो सर डेटा कैसे बनती है? ये डेटा कहाँ से लेते हैं? ऑनलाइन है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे हर किसी का स्टेटस अपडेट है, वो सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है।
वहाँ से निकल जाता है। हर चीज़ अब मिलती है। डेटा माइनिंग होती है, डेटा माइनिंग में वो डेटा लेते हैं, उनका काम यही है, सुबह से लेके डेटा लेना, शाम तक डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, कौन उनका एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, उसको एनालाइज करके उसके ऊपर फोकस करना। कुछ ऐसा भी चल रहा है, जैसे आपने नाइजीरिया की बात की या कुछ जी। और बात की, स्पेशल कोई ऐसा ट्रैप भी चल रहा है कि यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं इनको ऐसी? ये भी कंबोडिया के बारे में एक मतलब न्यूज़ आई थी। मैं Okay. पर्सनली भी कंबोडिया गया हूँ, जी। विजिटेड कंबोडिया, वहाँ मेरे क्लाइंट्स भी हैं और वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको मैंने ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड किए हैं। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटी है जिसका नाम सिहानुलोवेक है। तो वहाँ पर चाइनीज़ काफ़ी हैं। तो इंडिया से बाहर इन्होंने इसलिए जाना बेटर समझा क्योंकि इंडिया में अभी पुलिस और गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पहले जामताड़ा में बहुत रेड्स हुई, फिर भरतपुर में काफ़ी बड़ी रेड्स की थी लास्ट ईयर हरियाणा पुलिस ने, और आई थिंक उन्होंने काफ़ी सारे लोग अरेस्ट किए थे। 2000 की टीम गई थी अरेस्ट करने के लिए, गांव के गांव अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ नेटवर्क काफ़ी तोड़ दिया, तो इन्होंने बेटर समझा कि यहाँ से हम बाहर जाके एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। ओके। तो इसलिए वहाँ से कॉल्स आती हैं, जो आज की डेट में काफ़ी कॉल्स हो रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं काफ़ी वहीं से जनरेट हो रही हैं। जो लोन ऐप्स हैं वो भी एक फ्रॉड है जो वहीं से जनरेट होता है।